कल जो हमने ऋतिकाल की परिस्थितियां की थी, ऋतिकाल मुगलों का काल था, घोर नैतिक पतन का युग कहा जाता है। कवि जो थे वो राजाश्रित थे, ब्रज भाषा का प्रयोग था इस समय। अब ऋतिकाल की विशेषताओं पे बात करेंगे आज हम। विशेषताएं या प्रवृत्तियां एक ही बात है, पेपर में विशेषताएं लिखा है या प्रवृत्तियां। ये पॉइंट जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं यही आएंगे उसमें भी। तो सबसे पहले बात है इसकी भूमिका की कि ऋतिकाल की प्रमुख विशेषता लक्षण ग्रंथों का निर्माण कही जा सकती है। 3 भागों में कल बांटा था हमने कि ऋति सिद्ध, ऋतिबद्ध और ऋति मुक्त। तो वहां भी लक्ष्य और लक्षण ग्रंथों के बारे में बात हुई थी अपनी। इस काल में काव्य रचना के साथ साथ काव्य विवेचना भी हुई। इस युग के इतिहास की पोशाक सुंदर थी, किंतु शरीर में रोग था। प्रत्येक युग की अपनी विशेषता होती है। ऋतिकाल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। पहला पॉइंट, लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है कि अधिकांश कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में लक्षण ग्रंथों और रीति ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है एक ऐसा साहित्य जिसमें एक सधी हुई भाषा व अलंकारों व छंदों का भली भांति प्रयोग किया गया हो। इस काल में काव्य रचना के साथ साथ काव्य विवेचन भी हुआ। अब लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में जो प्रमुख आचार्य थे उनमें है देव, मतीराम, जसवंत सिंह, चिंतामणि और भिखारी दास। यथा दोहा लिखेंगे हम। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अगुण चारु गोसाई। दूसरा है जो दूसरी विशेषता है वो श्रृंगार चित्रण। ऋतिकाल की दूसरी विशेषता श्रृंगार को दर्शाती है। श्रृंगार में बिहारी की ये पंक्तियां देखिए। बरसत लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोहे करे भोहे हसे, देन कहत नटी जाई। उसके बाद तीसरा अपना पॉइंट है वो है वियोग चित्रण। जहां सुख होता है वहां दुख भी होता है। इस प्रकार संयोग और वियोग की अमर जोड़ी है, यानी कि जहां सुख होगा वहां दुख अवश्य होगा और जहां दुख होगा वहां सुख भी अवश्य होगा। जब दो प्रेमी आपस में बिछुड़ जाते हैं और उनके मन में एक द्वंद्व सा चलता रहता है। ऋतिकालीन कवियों ने श्रृंगार में वियोग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, काहीं है सबु तेरे हियो, मेरे हिये की बात। उसके बाद संयोग चित्रण। वियोग के साथ साथ संयोग चित्रण का भी बड़े सुंदर ढंग से वर्णन ऋतिकालीन कवियों ने किया है। बिहारी का ये दोहा देखिए। कहत नटत रिझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है, नैनों से सो बात। अगला जो पॉइंट है वो है प्रकृति चित्रण। ऋतिकाल में प्रकृति चित्रण नाम मात्र का पाया जाता है, फिर भी बिहारी ने श्रृंगार रस को निखारने के लिए थोड़ा बहुत प्रकृति चित्रण किया है। कहते हैं
कहलाने एकत बसंत अहि मयूर मृग बाग जगतु तयोवन सो कियो दीर्घ दाघ निदाघ। उसके बाद वीर रस की प्रधानता इस समय थी, मुगलों का समय था। इस काल के कवि लाल, पद्माकर और भूषण ऐसे हैं जिन्होंने वीर रस प्रधान रचनाएं की। भूषण का वीर रस, शिवाजी और छत्रसाल वीर रस से संबंधित रचनाएं हैं, जैसे गरुड़ को दावा सदा नाग के, समूह पर दावा नाग जुहू पर, सिंह सिर ताज को तहां, पात साही तहां, जहां दावा शिवराज के। उसके बाद भक्ति भावना, क्योंकि बिहारी ने लगभग 713 दोहे लिखे हैं, जिसमें से 70 के आसपास जो दोहे हैं वो भक्ति के हैं और बाकी जो दोहे हैं वो नीति से संबंधित हैं। तो भक्ति भावना भी रीतिकालीन कवियों में देखने को मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं था। भक्ति रीतिकालीन कवियों के लिए मनोवैज्ञानिक अवश्य कही जा सकती है। कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। उसके बाद नीति कथन, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार थी, फिर भी कहीं कहीं भक्ति तथा वीर भावना के साथ साथ बिहारी, वृंद, गिरधर की रचनाओं में नीति संबंधी कथन दर्शाए गए हैं। नीति का मतलब होता है अच्छी बातें। तो ओछे नर के पैर में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। उसके बाद भाषा की बात आती है, पहले भी बताया है ब्रज भाषा की प्रधानता थी इस समय। तो रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग की साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा थी। भूषण और देव ने ब्रज भाषा के क्षेत्र में तुलसी को भी पीछे छोड़ दिया। उसके बाद ये युग जो था वो अलंकारिक युग था। अगला पॉइंट है अलंकारिक युग। इस युग में अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि वे साधन न रहकर साध्य बन गए। बिहारी का ही दोहा देखो एक, इत आवती चली जाती, उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिडोरे सी रही, लगी उषा संसात। दूसरा उदाहरण, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, बरसई बरसई नीर हूं, भरूं मिटे न झार। उसके बाद काव्य रूप की दृष्टि से रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। प्रबंध काव्य, सवैया, अभाव स्वर्था, अभाव इस काल में नहीं रहा। सवैया, दोहा और छंदों का अधिक प्रचलन रीतिकाल में रहा। उसके बाद शैली, रीतिकाल का अधिकतर साहित्य मुक्तक शैली में लिखा गया। यदि यह प्रबंध काव्य में लिखा जाता तो पढ़ने में और भी आनंद आता। मुक्तक शैली की एक झलक देखिए। अधरत धरत हरि के परत, ओठ डिटी पट जेती, हरित रंग की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। उसके बाद बात आती है छंद की। इस युग में प्रमुख रूप से मात्रिक छंदों की प्रधानता रही। अधिकतर दोहा, सोठा, गीतिका, चौपाई और सवैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ। गुण, इस युग के कवियों ने अपने काव्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। तो
तो तीनों प्रकार के गुणों का प्रयोग इस काल के कवियों ने किया है। माधुर्य गुण का एक उदाहरण देखिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब अगला पॉइंट है, भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की ओर झुकाओ। इस काल के कवियों का भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की तरफ अधिक ध्यान रहा। केशव के काव्य अध्ययन से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने आप को उपाधि से विभूषित कराने के लिए अपनी सुंदर कविता का कला पक्ष रूपी रस्सी से गला घोंट दिया। निष्कर्ष, अंत में कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवियों ने चाहे भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की तरफ अधिक ध्यान दिया, फिर भी यह कला अपनी विशेषताओं के कारण समाज पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ गया। अगर और भी पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो इसमें राजाश्रित कवियों के बारे में भी लिख सकते हो। जो कवि थे वो राजाश्रित थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं का गुणगान करते थे। ठीक है, ये हो गई आप लोगों की रीतिकाल की विशेषताएं।